नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th जो 100 मार्क का इंग्लिश है उसका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो है उस चैप्टर का हम जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको अनुवाद करेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग कर ही देते हैं। और आपको यहाँ पे क्लास 12th का इंग्लिश का सारा कंटेंट मिल जाएगा। और क्लास 10th हमने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1948 में हुआ। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, लोकप्रिय रूप में से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर कहीं बोलने में कोई वर्ड मिस्टेक हो जाए या कहीं कुछ बोला जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी इंसान हैं और गलती तो इंसान से ही होता है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। वाज मोर ए एस्पेक्चुरल लीडर, सबका बोलने का अपना तरीका होता है। कभी हम एस्पेक्चुरल को कुछ और पढ़ दे तो आप लोग इसके लिए कुछ गलत ना सोचिएगा। देखिए, एस्पेक्चुरल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे वे। ठीक है, यानी कि अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। कौन? हमारे महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स एजेंट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सत्य और अहिंसा को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया उन्होंने। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1915 यानी कि 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति में क्या कहते हैं जो है, कब से कब तक? 1915 से 1948 तक जो है वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर छाए रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी यानी अंधभक्त के हाथों उनकी हत्या हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी उनकी जो आत्मकथा है, My experiments with truth and the numerous articles that he wrote for young India, और उनके लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। and the speeches that he delivered on different occasions, और वह भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, reveal him not only as an original thinker but also a great master of characteristic idiomatic English। वे सब क्या करे हैं जो उन्होंने भाषण दिए थे, ठीक है, क्या करा, वह भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, ठीक है ना, reveal him not only as an जो भाषण उन्होंने दिए थे, रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर्स बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी कि आइडियोमेटिक इंग्लिश। वे सब न उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित सार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड
क्या कहता है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम्स, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया और टिका रहा। ये जो हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, यह समय के साथ मुकाबला किया। कितनी बार अंग्रेज आए, कितनी बार अंग्रेज गए, हमारे संविधान को हमारी जो सभ्यता था उनको तहस नहस करना चाहा, पर हमारी सभ्यता टिकी रही। तो चलिए हम लोग गांधी जी के बारे में जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग अब अपने जो सारांश है उसमें क्या कह रहा है, लाइन बाय लाइन हम बुक का जो आपका बुक का लाइन बाय लाइन है उसको हम डिस्कस करें। दोस्तों अगर आपको लगे कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप बने रहिए, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ही छोड़ के चले जाइए वीडियो को, ठीक है। एक वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि हम पूरा संपूर्ण बुक को इसमें डिस्कस करेंगे, तो आशा है कि आप लोग बने रहिएगा। पैराग्राफ फर्स्ट में क्या कह रहा है, आई बिलीव दैट, यानी कि मैं जानता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवोल्यूटेड इन इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि, कौन मानते हैं, जो हमारे गांधी जी हैं वो मानते हैं कि भारत में जो विकसित सभ्यता है उसको दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स साउंड बाय आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए जो बीज के बरकरार है, ये देखिए, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है, ठीक है ना, उस बीज के को क्या कहते हैं, बराबर, उस बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं, बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम वेंट ग्रीक शेयर्ड द सेम फेथ, द माइट ऑफ द परहैप्स वाज ब्रोकन। रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीक का वही हाल हुआ, फिरौन के बल टूट गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी देशों जैसे बन गया। क्या क्या टूट गया, रूस मिट गए, रोम मिट गया, ग्रीस जो है, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फिरौन बल जो है फिरौन टूट गया। जापान क्या कहता है, हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। चाइना नथिंग कैन बी सैड, चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे भी चीन का कोई बात किसी को पता रहता भी नहीं है। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी न किसी तरह साउंड एट द फंड, क्या कहता है, फाउंडेशंस, वो अपनी नींव पर जमा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लेखन से सबक सीखते हैं। विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोसरी, जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन मान बैठे हैं कि, क्या मान बैठे हैं, दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटीबल कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। दोस्तों देखिए पैराग्राफ 2 में क्या कह रहा है, इन द midst of all this India remains immovable and that is her glory। इन सब के बीच भारत अचल रहा और यही उसकी महिमा है। सब देश मिट गया, टूट गया, देखिए, लेकिन भारत जो है वो अचल रहा। इट इज़ ए चार्ज एजेंट इंडिया दैट, भारत के खिलाफ आरोप है कि हर पीपुल आर ऑल्सो अनसिविलाइज, क्या कहता है, इनोरेंट एंड स्टोल्ड, यह उनके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ है।
भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत के लोग क्या है, अशिक्षित है, अज्ञानी है और बेवकूफ़ है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। देखिए, ये दूसरे देशों का लोग कहता है हमें कि भारत को अगर समझाया जाए कि दूसरा देश का क्या कहते हैं, जो सभ्यता है उसको अपना लो, तो यहाँ पे कह रहा है अगर नहीं अपनाता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भारत अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है। देखिए कैसा है, ये किस तरह से लोग बोल रहा है, मतलब उसका बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग अशिक्षित हो गए। यानी तो हमारा देश का भी जो है, देखिए हमें किसी भी परिवर्तन को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी याद रखिएगा, वो लोग हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरित करने की संभावना व्यक्त करते रहते हैं कि ये संविधान अपना लो, ये क्या कहते हैं, ये सभ्यता अपना लो, लेकिन नहीं। इट इज़ ए चार्ज रियली एजेंट आवर मेरिट, वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है। देखिए, वास्तव में वे सभी देशवासी, देश के लोग सब हम पे आरोप लगाते हैं, ये हमारे ऊपर आरोप है कि मान लीजिए कोई किसी का बात नहीं सुनेगा तो ये आरोप लगाना एक तरह से हुआ ना, वो आरोप लगा रहा है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड थ्रू ऑन द एनिवल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा, सही पाया। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने के साहस ना करे। हम लोगों का कहना है कि भाई जिसको हमने अपने साहस, अपने अनुभव से, अपने बलबूते पर परखा है, उसे कृपया हमें चेंज ना करे, हमें बदलने की साहस ना करे। हम लोग का कहना है उन दूसरे देशवासियों से। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी है। देखिए, दूसरे देशों ने हम पर सलाह थोपी है। एंड सी रिमेन्स स्टडी दिस इज हर ब्यूटी, पर वह भारत जो है स्थिर रही, यही हमारी सुंदरता है। हमारे देश के ऊपर कोई भी देश कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, तो हम लोग अस्थिरता से उसके जवाब देते हैं और उस बात को सुंदरता से हम लोग प्रकट करते हैं। ठीक है, इट इज़ द सीट, यही हमारी सुंदरता है, यही हमारी पहचान है। ठीक है, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद की क्या है, मुख्य आधार है। दोस्तों, पैराग्राफ 3 में क्या कह रहे हैं, सिविलाइजेशन इज, क्या कर रहे हैं, देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडीशन विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी एंड कन्वर्टेबल टर्म्स, कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू इट इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पोजिशंस, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। याद रखिएगा, सो डूइंग वी नो ऑब्जर्व आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का समानार्थ अर्थ है अच्छे आचरण। दोस्तों, गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ क्या होता है, अच्छे आचरण। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, पैराग्राफ 4 में कह रहा, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत जैसा कि इतने सारे लेखक से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता हमें नहीं है, ये वैसा ही जैसा होना चाहिए है। हमारे लेखकों का कहना है, हमारे देश के वासियों का कहना है कि हमें किसी की कोई नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के ढकोसला करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जैसी सभ्यता है, हमारी जैसी पहचान है, वैसा ही हम लोग, ठीक है, वैसा ही हमें होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्या कर रहा है, पैराग्राफ 5 में, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक क्या करता है, यह
चाहता है तब भी असंतुष्ट रहता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछेगा कि कौन एक जो है माइंड पूछेगा, कौन एक क्या कहते हैं आरामदायक बेचैन पक्षी है, तो बोलिएगा माइंड। माइंड हमारे दिमाग को जितना मिलेगा वो उतना और चाहेगा, ठीक है ना। ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ये असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडिगल आवर पोजिशंस द मोर अनब्रीडेबल दे बिकॉम। जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही ये बेलगाम होगा। जितना आप अधिक भावना में बहकिएगा उतना ही आपका जो मन है, आपका जुबान है, वो बेलगाम होता जाएगा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सेट ए लिमिट टू आवर क्या कहता है इंडिगलेंस, यानी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है इंडलजेंस मिस क्या होता है देखिए इंडलेंस, यानी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है विलास, भोग विलास की सीमा को क्या किया है निर्धारित कर दिया है। याद रखिएगा, दे saw दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। ज़्यादा खुश रहना भी इंसान को क्या कर देता है, पागल बना देता है, दिक्कत कर देता है। इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं रहना है। देखिए, ज़्यादा भोग विलास की जो है में नहीं पढ़ना है। पैराग्राफ 6 में क्या कर रहे हैं, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और हैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है। देखिए दोस्तों, अमीर होने से कोई खुश नहीं होता, याद रखिएगा, या दुखी है तो ही इसीलिए वह गरीब है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, द रिच आर ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। देखिए, अधिकतर कई बार देखा गया है कि अमीर लोग जो होता है वह दुखी होता है और गरीब क्या होता है सुखी होता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। याद रखिएगा, लाखों लोग हमेशा क्या रहेंगे गरीब रहेंगे। पर यह कतई बात नहीं है कि अगर आप दुखी हैं इसीलिए आप गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या ये बात नहीं है कि आप अमीर हो जाइएगा तभी आप सुखी रहिएगा, अमीर लोग तो और दुखी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जर्विंग क्या कहता है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्कस्ड डिसवेस्टेड अस फ्रॉम लग्जरियस। दोस्तों, अगर कोई वर्ड मिस्टेक से गलत पढ़ा जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, ठीक है ना। मैं अपने धुन में पढ़ा जा रहा हूँ इसलिए हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, और हमसे तो अक्सर गलतियाँ होते रहते हैं वर्ड मीनिंग बोलने में, ठीक है ना। फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, यह सब देख करके हमारे पूर्वजों ने हमें विलासता और आनंद से क्या किया है रोका है। इसीलिए आपके दादा पापा चाचा कहते होंगे बेटा ये मत करो वो मत करो। जब कोई रोके टोके ना तो याद रखिएगा कि आपसे उम्मीद लगा के रखा है वो आदमी कि आप कुछ ज़रूर कीजिए। इसीलिए कोई रोकता टोकता तो उसके मुंह पे जवाब मत दिया कीजिए। मित्रों, अल्लाह कह रहा है वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लॉफ as exited thousands of years ago। हजारों साल से हम उसी तरह की हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराना है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड ऑन फॉर्मर टाइम्स। हम उसी तरह की कुटिया यानी झोंपड़ी में बरकरार हैं जो हमारे पूर्वजों ने पुराने ज़माने में की क्या कहते हैं पुराने ज़माने की थी। एंड आवर क्या कहते हैं इंडिजिनियस एडुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। देखिए, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्या कहते हैं कोरोडिंग कंपटीशंस। हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। हाँ, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, each fluid his own occupations or trade and charged a regulation wage। सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। It was not that we did not know how to invent machinery। ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने की तरीका पता नहीं था। बट आवर
फॉर फेदर्स न्यू दैट, बल्कि हमारे पूर्वजों को पता था। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, देखिए क्या कर रहे हैं, थिंग्स, अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं, मशीनरी में, मशीन में, वी वुड बिकम सेल्फ्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स, तो हम अपने चीज़ों के दास बन जाएंगे, हम उस चीज़ों के दास बन जाएंगे, उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, हाँ, और अपना चरित्र को क्या करेंगे, हम लोग खो बैठेंगे। दे देयर फोर वे, इसलिए आफ्टर ड्यू डिविडेशन, विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड डैट, यह निर्णय लिया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पर कर सकते हैं। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, जो हमारी, देखिए हमारी जो वास्तविक खुशी है और स्वास्थ्य है, कंसाइडेड इन ए प्रॉपर ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। याद रखिए दोस्तों, अगर हम अपने हाथों का उचित उपयोग करते हैं, अपने पैरों का उचित उपयोग करते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम मशीनरी पर निर्भर हो जाएंगे तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे और बहुत जल्द ही हम लोगों की क्या हो जाएगी, बहुत सारे प्रकार की बीमारियां, बहुत तरीके, मतलब ढेर सारा बीमारियां उत्पन्न हो जाती है अगर हम लोग के पैर हाथ काम ना करें, अगर हम बैठ के मशीनरी पर यूज करते हैं। आज लोग कूलर, पंखा, ये देखिए किस तरह से लोग आज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लोग 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस तरह से, और देखिए किस तरह से हमारा टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, 50 डिग्री हो गया है। ये क्या कारण है? ये सभी हमारे मशीनरी का कमाल है। मशीनरी के द्वारा लोग ये अंट संट काम करता है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पैराग्राफ 7 में क्या कह रहा है, दे फर्दर, जिस बात का डर था आने वाला दिन में तो और टेंशन, अभी तो 52 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर गया है, कुछ दिन में देखिए कितना टेम्परेचर आगे बढ़ता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब तक हम लोग मशीनरी पर निर्भर रहेंगे, मशीन का धुआं, बहुत सारा जो है उससे निकलने वाला कूड़ा करकट जो है हमारे पृथ्वी को प्रदूषित करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे महात्मा गांधी कहना था कि नहीं, हमारे पूर्वजों का कहना था कि नहीं, मशीनरी पे हमें निर्भर नहीं रहना है, ठीक है ना। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं को नंबर दिया हुआ उस पर कॉल करके आपको कुछ रुपया ही, बहुत कम छोटा सा रकम पेड करना है और आपको सारा जो है नोट मिल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार जिस तरह से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हूबहू नोट मिल जाएगा आपको। आशा है कि आप लोग जरूर लीजिएगा नोट, ठीक है दोस्तों। देखिए नोट लेने से होता है कि आप इसको निकलवा करके अच्छा से बुक को लाइन बाय लाइन करके पढ़ सकते हैं और अपना क्लास 12th में है जो है ना बेहतरीन अंक ला सकते हैं। दे फर्दर कहते हैं रिकग्नाइज दैट लार्ज सिटीज वेयर ए सेनर एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रांच एंड द पीपुल, क्या कहते, द पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। उन्होंने आगे ये तर्क दिया है कि बड़े शहर प्रलोभन का एक जाल है तथा बेकार की एक बोझ है जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। दैट देयर वुड बी गंगाज ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, कि चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा। देखिए बड़े बड़े शहरों में चोरों का रहा है कि बड़े बड़े शहर क्या है, एक जाल है। लोग गांव में रह छोड़ करके गांव को लोग कहाँ जा रहा है, प्रलोभन में लोग शहर जा रहा है कि लोगों को सुविधा मिले। शहर में क्या होता है, सुविधा मिलता है, घर से निकलो और मार्केट जाओ, सामान ले लो, घर में रूम में बैठ बंद रहो। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में चौक चौराहा होता है जहाँ पे लोग 10 ठो लोग मिलता है और 10 ठो लोगों के साथ मिल करके उनसे गांव का सुख दुख, हाल चाल, क्या हुआ देश में, क्या कहाँ चल रहा है, उनसे वह परिचित होता है। ये आनंद जो गाँव में है वो शहर में कहाँ से मिलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए क्या कर रहा है, तो जो गांव है, ये तर्क देते हैं लेखक साहब, कह रहे हैं कि गांव जो शहर है, बड़े बड़े शहर, वो क्या है, प्रलोभन का एक जाल है, बेकार का एक बोझ है और जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। देखिएगा जब भी कुछ भी होता है तो लोग गांव ही आता है, बीमारी हो कुछ भी हो, ठीक है ना। दैट देयर वुड बी गंगाज थीव्स, यानी कि गंगा के जो चोर लुटेरे हैं वो लुटेरों का गिरोह होता है शहर। अगला कह रहा है, देखिए और जो है क्या कर रहे हैं, अगला कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस
फ्लोरेसिंग्स इन देम, वैश्यावृत्ति और बुराइयों इन फले फूले क्या कर रहे हैं, इनमें फले फूलेगी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोबेड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को अमीर द्वारा लूटा जाएगा। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए वे छोटे से गांव में संतुष्ट थे। ठीक है, अगला क्या करा देखिए, इसीलिए गांव के पूर्वज जो थे पहले गांव में ही संतुष्ट थे। उनको डर था कि हम बड़े बड़े शहर में रहेंगे ना तो चोर लुटेरों का गिरोह तो है ही, तो वहाँ पे हम लूट सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों को मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं, पहले चोर डाकू सब हुआ करता था। इसी डर से लोग गांव में रहा करते थे कि जहाँ एकता होता था। ठीक है, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें नैतिकता के तलवार के आगे बेकार है। ठीक है, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सावरिन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द रेसिस एंड द फकीर्स, और इसलिए उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीचा समझा। ए नेशन विथ ए कंडीशंस लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरे से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम हो। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट दे क्या कर रहा है, दे वेयर ऑल विदिन बाउंड्स, इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी सीमा के भीतर रहते थे दोस्तों। क्योंकि देखिए पहले डॉक्टर जो है ना इंतज़ार में रहा करता था कि मेरे यहाँ मरीज आएगा, मरीज आए। ठीक है, और डॉक्टर जो है इंतज़ार में था, और मरीज कभी कभी आता था, और जो वकील था वो भी इंतज़ार में था कि कोई केस आए और हम उसका जो वकालत करें। पहले भी लड़ाई झगड़ा उतना नहीं होता था, गांव में पंचायती होता था, गांव में पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य यही सब मिलके फैसला करता था। और यानी कि अपवाद में ही कोई जाता था वकील के पास, अदालत जाता था, डॉक्टर के पास जाता था, ये सब जो है ना यानी कि गांव में ही लोग जड़ी बूटी ये वो दिस डैट करके जो है ठीक हो जाया करता था, समझे। इसलिए पहले जो है ये सभी जो है ना सीमा के भीतर रहते थे। लेकिन आज डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और रईस की तरह डॉक्टर हमें देखता है। पैसा तो लूटने का छोड़िए, मत पूछिए। और वकील साहब का तो बात ही मत पूछिए। अदालत में तो आजकल समझिए कि डेली का डेली 150 मुकदमा रहता है, ठीक ना। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस परफॉर्मेंस, यानी कि इसका मतलब है कि जो हम पे अंग्रेज सब चाहता था या दूसरे देश का लोग चाहता था कि आप लोग मेरे लोग का जो सभ्यता है, संस्कृति, उसको अपना लीजिए। बात तो सही है, उनका जो प्रेशर था वो प्रेशर हम लोगों पे पड़ गया है। आज वहीं का ना इतना बात लोग सीख करके आए, देख करके जो है जो इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहा है, इतना बीमार हो रहा है लोग। वहाँ का लोग फास्ट फूड खाता है, क्या क्या खाता है पता नहीं, जो है ना सांप कीड़ा मकोड़ा खाता है। चाइना का लोग सब जो है तो वो सब जो खाता है तो वही सब देख करके लोग यहाँ पे भी अपना क्या कहते हैं, कुछ लोग जो है भरण पोषण करता है, तो जिसके वजह से वो बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसको लड़ाई झगड़ा करता है, वकील के पास जाना पड़ता है, अदालत जाना पड़ता है। तो इस तरह से लोग आज समझिए कि वो लोग का असर हम लोगों पे पड़ ही गया। जैसे हमारे पूर्वज सब गया, उन लोगों का जो वेस्टर्न सभ्यता का असर हम पे पड़ गया। आज लोग जींस पैंट पहनता है तो किस तरह से देखिए किस तरह से करता है, मतलब छोड़िए मत पूछिए, सब आप लोग तो खुद जानते ही होंगे। तो ये असर थोड़ा थोड़ा क्या हुआ हम पे पड़ गया है, वही सभ्यता का असर हम पे आज पड़ा हुआ। नहीं तो लेकिन पहले जो था ये सब क्या थे, सीमा के भीतर ही थे, ठीक है ना, कोई इस सब का आवश्यकता नहीं था। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस परफॉर्मेंस। आप देखिएगा एक गर्म पानी का क्या कहते हैं गिलास रखिए और एक ठंडा पानी गिलास रखिए, तो अगर सटा के रखिएगा तो गर्म पानी जो है ठंडा पानी को थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ये गर्म कर ही देगा। तो इतना दिन से जो वो लोग प्रेशर दे रहा था कि भारत के लोग आप लोग भी थोड़ा मेरा सभ्यता को अपना लो, देख लो कैसन सभ्यता है। हमारे पूर्वज जो थे बुढ़वा सब, वो कहता था कि नहीं अपनाएंगे, लेकिन हम लोग जो आधुनिक लोग के युग के लोग हुए, हम लोग देखौंस आकर के करके आज हम लोग मशीनरी का यूज करने लग गए। आज हम लोग मतलब वहाँ का जो पश्चिमी सभ्यता थोड़ा थोड़ा कुछ अपना लिए हम लोग, जिसके कारण हम लोग आज बर्बाद होने जा रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कोरोना किस तरह से फैला है, तो ये सभी क्या है, ये सभी वही चाइना का लोग किया है ऐसा। तो इसका मतलब है कि वहाँ की सभ्यता हम लोग पे असर डाला है,
ठीक है ना। तो वही सब हुआ है, वो लोग भी देखते हैं प्रैक्टिकली लैब में क्या क्या करते रहता है, इधर भी करते रहता है, कोई ना कोई देश कुछ ना कुछ करते रहता है, जिससे हम लोग को भी हानि होता है, सबको हानि होता है। तो उसी का असर है ये सब, नहीं तो पहले सीमा में था सब कुछ। एवरीबॉडी न्यू दैट दिस परफॉर्मेंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सब क्या कहते हैं सुपीरियर, यानी हर कोई जानता था कि ये व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। मोर एवर दिस वकील्स एंड क्या कहता है बेड्स डिड नॉट रॉब्स पीपुल, दे वेयर क्या कहता है कंसिडरेड पीपुल डिपेंडेंस नॉट देयर क्या कहता है मास्टर्स। इसके अलावा वे वकील और डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित समझ जाते थे। वकील और जो क्या कहते हैं जो क्या ये जो डॉक्टर थे वे लोगों को लूटते नहीं, लूटने का मतलब क्या, ज़्यादा पैसा नहीं लिया करते थे, वे हम पे निर्भर थे, लोगों पे आश्रित था। वे जितना उसका ज़रूरत था, जितना उसका दवाई का दाम था वही लेता था, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेता था। लेकिन आज दवाई पे लिखा हुआ 50 रुपया तो लेगा कितना रुपया, लेगा कितना, दवाई 50 रुपये लिखा है लेकिन दवाई वाला पहले मार्जिन कर लेता है, 30 रुपया का दवाई रहता है, उस पर लिख देता है MRP कितना रुपया, 50 रुपया, समझिए 20 रुपया डायरेक्ट फायदा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बिचौलिया खाता है। लेकिन पहले क्या था, इस तरह से नहीं चाहिए, व्यवसाय उतना ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं था, उतना ज़्यादा लोगों को लूटता नहीं था। कौन, जो वकील सब थे और डॉक्टर सब थे, ये सब लूटते नहीं थे, वे हम लोगों पे यानी जनता पे आश्रित थे, ना कि उनके स्वामी हम, मतलब वो हमारे स्वामी थे, उनका स्वामी हम थे, हमारे स्वामी वो नहीं थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय संगत निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल्स वाज एवॉइड कोर्ट्स, साधारणतः नियम अदालतों से बचने के लिए था, जो नियम था, रूल था, वो अदालत से बचने के लिए रूल था। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल्स इनटू देम, इनमें कोई लोगों में लुभाने के लिए कोई व्यवस्था न थी, ठीक है ना, कोई लुभाने के लिए कोई व्यवस्था पहले नहीं था। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों और उसके आसपास देखी जा सकती थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड फ्लोइड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वह अपना कृषि व्यवसाय किया करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, वे घर के रूल जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे। जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, जो पहले जमाना के जो लोग थे। अगला कह रहा है पैराग्राफ 9 में कह रहा है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स विक्टोरियस, यानी भारतीय सभ्यता जैसे कि मेरे द्वारा वर्णित है, इसके तरफदार शुभचिंतक द्वारा भी इसी तरह वर्णित किया गया है। in no part of the world and under no civilizations have ऑल मैन अटेंड प्रीफेक्शंस, दुनिया के किसी भी हिस्से में और कोई भी सभ्यता में वहाँ के किसी भी लोग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज टू elevate the moral beings that of the western civilization is to प्रोपेगेट इम्यूरेटली, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक स्तर को बढ़ाना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता की अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। द लेटर इज गोल्डेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, बाद वाला ईश्वरहीन है और पूर्व वाला ईश्वर में विश्वास रखता है। यानी कि हम लोग किस में विश्वास रखते हैं, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हम लोगों की सभ्यता जो है वो नैतिकता वाली सभ्यता है, और पश्चिमी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है, अनैतिकता वाली सभ्यता है, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, बहुत ही समझने लायक और बहुत ही विश्वास करने योग्य बातें हैं। क्या कहता है, इट बिहोव्स एवरी लवर्स ऑफ इंडिया टू cling to the old Indian civilizations even as a child cling to mother's breast, यह भारत से प्यार करने वालों का कर्तव्य है कि भारत की पुरानी सभ्यता से ऐसी चिपक जाएं जैसे कि बच्चा अपनी किससे चिपकती, माँ की छाती से चिपकती है। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है ना कि हमारी सभ्यता कैसी है और किस तरह से बनना चाहिए। इसीलिए कहता है कि स्टूडेंट जो है होता है ना, मत पूछिए, वो देश का भविष्य होता है, याद रखिएगा। आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारी सभ्यता कैसी सभ्यता है, जिस तरह से बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपक के रहता है, उसी तरह से हमें भी अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, और हमें
अपनी सभ्यता से चिपक के रहना चाहिए। नहीं तो देख रहे हैं ना किस तरह से पश्चिमी सभ्यता हम पे हावी होते जा रहा है, ठीक है ना। हम ही है वह जो सुधार सकते हैं अपनी सभ्यता को फिर से उसी जगह पे ला सकते हैं। पैराग्राफ 10 में कह रहा है, आई एम नो हर्टर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिमियों का निंदक नहीं हूँ, मैं पश्चिमियों का आभारी हूँ कि उनकी साहित्य से बहुत कुछ सीखा। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट if I want India to rise to its fullest height, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ कि ये सिखाने के लिए कि अगर मैं भारत को शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ तो आई मस्ट टेल यू माई कंट्री मैन फ्रैंकली डैट, मुझे अवश्य अपने देशवासियों से साफ तौर पर कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्नड वन lesson from it, and that is that we must shun at all cost। आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा और वो ये है कि हमें इसे किसी भी कीमतों पर दूर रखना चाहिए। याद रखिएगा, ठीक है। हमारी अपनी सभ्यता को अपने पास रखना चाहिए और जो वेस्टर्न सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उनको हमसे दूर भगाना है। पैराग्राफ 11 में कह रहा है, व्हाट इज ए मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है? इट इज वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह संसाधन की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रस्ट इन अस, यह हमारे अंदर के भाव शून्यता की पूजा है। इट इज क्या कहता है, अंडर स्ट्रेल्ड, यानी कि क्या, देखिए, इट इज अनएल्ट्रेटेड, दोस्तों बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कंप्लीट मेटेरियलिज्म, ठीक ना। और यह पूर्णतः भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, यही तो भगवान ने एक आवाज़ जो दिया है इंसान को, वो कब मिस्टेक से क्या बोला जाता है, यानी कि बोलने का जो है ना जी जो है लड़खड़ा जाता है इंसान का बोलते बोलते, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा वर्ड उच्चारण में दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप्स ऑफ ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और ये आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर वह भौतिक सभ्यता की जीत है कि हर चरण के बारे में नहीं सोचती हूँ। दोस्तों इंग्लिश को जो है ना पूरे देश का जो है क्या कहता है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, लेकिन हमारे भारत के जो हिंदी है इसको नहीं बनाया गया। देखिए किस तरह से आती है, मतलब हमारे देश का भी भाषा अगर अमेरिका में अगर वो लोग बोले ना तो उन लोग को भी बोलने में जो, अब देखिएगा अमेरिका से जो यानी इंग्लैंड से वो सब जो अंग्रेज सब आया था हमारे देश भारत, तो बॉम्बे को मुंबई कहता था, तो इस तरह से बोलने में उसको भी दिक्कत होता था। तो उसका लैंग्वेज है तो हमें भी बोलने में दिक्कत आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो अपना लैंग्वेज रहता है तो बोलने में क्या है, हम लोग फ्रैंकली बोल लेते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंग्लैंड सब का वहाँ का भाषा है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत होता है इंसान। चलिए पैराग्राफ 12 में क्या करा, इट इज़ फ्रेज अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे compare the merits of the two civilizations। यह शायद अनावश्यक है, अगर नहीं तो बेकार है दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना। दोस्तों हम अपनी सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से नहीं कर सकते हैं, यह तुलना करना बेकार है, क्योंकि वहाँ की सभ्यता जो है असभ्य है और हमारी सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता है। याद रखिएगा, ये कहना गलत बात है, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि उस देश में जो लोग रह रहा है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए हो सकता है उनका जो वातावरण है, उनका जो चाल ढाल है, उनका जो रंग रूप है, उसके अनुसार उसकी सभ्यता ठीक है। हमारी जो देश है, हम लोगों की जो चाल ढाल है, हम लोगों की जो पहनावा है, हम लोगों का जो रहन सहन है, हमारे लिए, हमारी देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए ठीक ठाक, इसीलिए किसी देश की सभ्यता को हम नकार नहीं सकते हैं।
और हम उसकी सभ्यता को भला बुरा नहीं बोल सकते। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्टर्न हैज़ इवोल्यूटेड ए सिविलाइजेशन सुटेड टू द इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। यह प्रतीत होता है कि पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। जो पश्चिम देश के लोग हैं उनका जो सभ्यता है वो अपने देश में अपनी परिवेश के अनुसार वो उन्होंने ढाला है, उन्होंने बनाया है। कैसे उसकी सभ्यता को हम गलत ठहरा सकते हैं? कैसे बताइए, कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए उनके परिवेश के अनुसार, उनका जो माहौल है उनका, उसके अनुसार उन्होंने अपना सभ्यता को बनाया है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड, क्या कहता है, सूटेड टू आवर कंडीशंस। और ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता है जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में क्या है, अच्छे हैं। याद रखिएगा, किसी की सभ्यता को हम भला बुरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके परिवेश, उनके जलवायु, उनका मौसम, उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, उनका चाल ढाल है, उनके अनुसार उनका सभ्यता अपने लिए अच्छी है। हमारी जो चाल ढाल है, हमारी जो रहन सहन है, जो हमारा संस्कार है, हमारा रीति रिवाज है, ये हमारे लिए क्या है, अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पैराग्राफ 13 में है, हाँ, अपने अपने सभ्यता को बनाए रखिए, बरकरार रखिए, भूलिए मत जो हमें पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिला है। हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग तपस्या, यानी क्या कहते हैं, कितना उन्होंने झेला, कितना उन्होंने क्या कहते हैं मतलब जो है, जो मतलब चीज़ों से लड़ा, कितना चीज़ों से उन्होंने वो प्रेरणा ले ले के सीख करके, कितना गाली बात सुन करके वो हम तक ये जो उनका जो मान लीजिए आज हम भाई को, बड़ा भाई को भाई कहते हैं, छोटा को क्या कहते हैं, छोटा बाबू बोलते हैं, छोटा भाई बोलते हैं। तो मान लीजिए कभी न कभी वो लोग में कुछ न कुछ बात तो हुआ होगा कि बड़का भाई को रे रे कहता होगा, तो मतलब उसमें कुछ फटकार लगा होगा, डांट लगा होगा उसको कि भाई ए लड़का तुम बड़ा है तुमसे, तो इसको बड़ा भैया बोलो, इनको चाचा बोलो, इनको दादा बोलो, इनको मामा बोलो। तो इस तरह से उन्होंने ये सब याचनाएं झेल करके आज हम तक ये बात पहुँचा दिया है। ठीक है ना। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में YO, देखिए एक चीज़ बता दो आपको, देखिए यही पे थे 13 नंबर पे थे ना, 13 पे। मान लीजिए अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में YOU, यू मीन्स क्या होता है, तुम होता है, ठीक है, और यू मीन्स क्या होता है, आप भी होता है। और बताइए तो इंग्लिश में यू मीन्स भी होता है। मान लीजिए हमसे कोई बड़ा है, मेरा भैया है, मान लीजिए, बोलेंगे यू आर माई बिग ब्रदर, यानी कि आप मेरे बड़े भाई हो। हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो यू आर माई बिग ब्रदर। कहने का मतलब नहीं समझे, यानी कि अंग्रेजी मतलब उतना अच्छा नहीं है, उतना संस्कार अंग्रेजी वर्ड में नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी के वर्ड में बहुत संस्कार भरा हुआ है। जब अगर हम तुम मेरे बड़े भैया है हो अगर बोलेंगे तो हमें लप्पर लग जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर हम आप मेरे बड़े भाई हैं तो हमें कहेगा कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा लड़का है, इसके अंदर संस्कार भरा हुआ है। लेकिन अंग्रेजी में YO, उसी बात को YO, यू आर माई बिग ब्रदर, ये देखिए अंग्रेजी में कोई रिस्पेक्ट की भावना है। उसी बड़े अपने पिताजी को भी यू बोल सकते हैं, छोटा को भी यू बोल सकते हैं, बड़ा को भी यू बोल सकते हैं। मतलब अंग्रेजी वर्ड में कोई संस्कार ही नहीं है एक तरह से माना जाए तो। ठीक है, इसीलिए हमारा जो हिंदी का वर्ड है उसमें संस्कार भरा हुआ है। और अंग्रेज के लिए अंग्रेजी वर्ड ठीक है, रहने दीजिए, उसके लिए उनका परिवेश जो है, उनका जो रहन सहन है, चाल ढाल है, उसके अनुसार उसके लिए ठीक है। ठीक है, तो चलिए हमारे लिए हमारी भाषा ठीक है, हमारा लैंग्वेज जो हमारा संस्कृति सभ्यता वो ठीक है, हमने बताया आपको अभी। पैराग्राफ 13 में क्या कह रहा है, देखिए पैराग्राफ 13 में कह रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा तो उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।